स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। పోల్చుకుంటే 3 to 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. యాజ్ పర్ ఐఎండీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ వాళ్ళ తాలూకా ఫోర్కాస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఇప్పటికే మనకి రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే 42 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుండి 43 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అన్నది నమోదవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాలో, అలాగే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే పార్వతీపురం అండ్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ రాయలసీమ జిల్లాలో చూసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ చిత్తూరు, మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ मौसम विभाग ने ज्यादा तापमान को देखते हुए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. విపరీతమైన ఎండల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. దీనికి మనం తగిన జాగ్రత్తలతో ఉండటం మంచిది. పెద్ద ముసలివారు, పిల్లలు బయటకు రావాలంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే రావాలి. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని मौसम के जानकारों के मुताबिक जितना मुमकिन हो सके लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बाहर निकलते समय अच्छी तरह हाइड्रेट हो। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी का आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैलियों के जरिए कांग्रेस के सभी नेता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या? केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किन चीजों की गारंटी? कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा, श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा, नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा। घोषणा पत्र जारी होने से पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी।
इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। नैनीताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बुरांस के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया और यहाँ के लोग इस फूल को बुरांस के नाम से जानते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्र करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सेंधा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सेंधा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि जो बुरांस है वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है और जो उसके औषधीय तत्व हैं, मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है। घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये फूलों की प्रोसेसिंग का इको फ्रेंडली तरीका है। बुरांश नमक बनाकर और उसे बेचकर वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। भरी दोपहर हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सख्ते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी का ये वीडियो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली।
दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्विजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। भरी दोपहर हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सकते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। तो वही सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हम सबका वोट मांगेंगे, जो देगा तो देगा, जो नहीं देगा तो वो फिर हिसाब किताब भी होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो। वहीं इसी बीच कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। कानपुर देहात से खबर, डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी की बताई जा रही है घटना। कानपुर देहात से खबर, जहां डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की हुई मौत।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी की बताई जा रही है पूरी घटना। कानपुर देहात से खबर, जहां डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर देहात से अमित पांडे जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि डीसीएम ने बाइक सवारों को टक्कर मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, क्या अब तक डीसीएम के ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपको बताना चाहूंगा, ये कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के पास ही कहिंजरी क्षेत्र है, वहाँ का पूरा मामला है। और बताया जा रहा है कि बाइक और डीसीएम की टक्कर होती है, जिसके बाद में एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान चली जाती है। साफ तौर से अगर देखा जाए, तेज रफ्तार बाइक की तेज रफ्तार थी और दूसरी तरफ डीसीएम की भी रफ्तार तेज थी, तो कहीं ना कहीं इससे जब टकराव होता है तो दोनों बच्चों की जान चली जाती है। पुलिस ने एक्शन लिया है, तत्काल पुलिस ने ट्रक के चालक को, डीसीएम के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और डीसीएम भी कब्जे में कर लिया है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, क्या अभी तक उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है? देखिए, बिल्कुल, जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है तो चूंकि ऑन रोड ये घटना है तो एक पुकार मच जाती है। इसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है और बताया जा रहा है कि ये दोनों मृतक बच्चे हैं, ये हरियाणा में काम करते थे, यहाँ होली पर छुट्टियों में आए हुए थे और इसके बाद वापस नहीं गए, चूंकि घर में शादी थी, परिवार में शादी थी और अब वो शादी जो है अब मातम में बदल गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है, जहां पर डीसीएम की टक्कर लगने से बाइक सवारों की मौत हो गई। 2 लोग बाइक पर सवार थे, जहां पर तेज रफ्तार डीसीएम ने जब टक्कर मारी तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए डीसीएम को कब्जे में ले लिया है, ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों मृतकों के परिजनों को भी इस बारे में सूचना दे दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के 9 नए प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग दिया है। इसमें शहर के मशहूर ठंडाई, तबला और शहनाई शामिल है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के 9 नए प्रोडक्ट को केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग दिया है। इसमें शहर की मशहूर ठंडाई, तबला और शहनाई शामिल हैं। इन प्रोडक्ट को जीआई टैग की लेटेस्ट सीरीज में शामिल करने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य बन गया है।
उत्तर प्रदेश के 69 प्रोडक्ट को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। इसमें अकेले वाराणसी की 30 से अधिक चीजें शामिल हैं। हमें लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये अभियान रहा आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल, तो काशी इसका जीवंत उदाहरण पूरे भारत में बन गया और काशी के ही वजह से आज उत्तर प्रदेश भारत में जीआई में पहले स्थान पे पहुंच गया 69 जीआई के साथ में। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी खास जगह, संस्कृति और समाज के लिए यूनिक होते हैं। ये उसकी खास पहचान को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी जीआई टैग वाली चीजों को न केवल बड़ा बाजार मिलता है, बल्कि ग्राहकों को भी सही प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलती है। आप देखिए बाजार में लोग इसको चेरी काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के बनने के बाद से जो यहाँ पे भक्तों की, टूरिस्टों की जो आने की संख्या शुरू हुई, इन उत्पादों में ये चिंता थी कि डुप्लीकेट उत्पाद बिकने लगेंगे। इसीलिए जीआई कराना जरूरी हुआ कि चाहे साड़ी हो, चाहे कारपेट हो, चाहे मीनाकारी हो, या ठंडई है, या लाल पेड़ा, या भरवा मिर्च है, ये नकल कोई इसकी न कर पावे। दूसरे, ताकि उपभोक्ता को सही सामान मिले। ठंडाई, तबला और शहनाई के अलावा वाराणसी की जिन चीजों को जीआई टैग मिला है, उसमें लाल पेड़ा और भरवा मिर्च जैसे खाने पीने की चीजें भी शामिल हैं। केंद्र की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ड्रोन पायलट बन सकती हैं। उन्हें ड्रोन से फसलों पर खाद और कीटनाशक छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के आनंदपुर साहिब जिले के गंभीरपुर गांव की गुरदीप कौर प्रशिक्षित ड्रोन पायलट है। केंद्र की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ड्रोन पायलट बन सकती हैं। उन्हें ड्रोन से फसलों पर खाद और कीटनाशक छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रोन पायलट बनने के लिए गुरदीप कौर ने 15 दिन की ट्रेनिंग ली। ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਮਾਨੇਸਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੀ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ 2500 ਡਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਡਰੋਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NRLM ਸਕੀਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ हैं। ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में कामयाब महिलाओं को 10 लाख रुपए का ड्रोन और 5 लाख रुपए का 3 व्हीलर मुफ्त दिया जाता है। किसान एक मोबाइल ऐप के जरिए प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों से फसलों पर कीटनाशकों या खाद के छिड़काव का अनुरोध कर सकते हैं। प्ले स्टोर ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫਕੋ ਕਿਸਾਨ ਉਦਿਆ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਸਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਯੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਰੀਬਨ 250 ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। इस पहल का मकसद टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वो किसानों के लिए कीटनाशक और खाद छिड़काव की लागत कम करने में मदद करें और आत्मनिर्भर बन सकें। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।